विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर अष्टावक्र जो पाठ है उसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अष्टावक्र के बारे में कि विष्णु प्रभाकर के बारे में? किसके बारे में? पाठ को पढ़ने से पहले पढ़ेंगे हम उसके लेखक के बारे में। जब लेखक के बारे में पढ़ोगे ना तो पाठ के अंदर क्या रहने वाला है उसका भी एक हल्का सा झलक दिखला देता है। तो चलो शुरू करते हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म। किसका जन्म? विष्णु प्रभाकर। एंगेजमेंट रहना। विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून सन 1912 ईस्वी को। कब हुआ? 21 जून 1912 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के, कौन प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के कौन जिला के? मुजफ्फरनगर जिला के मीरनपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? मीरनपुर गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जानता है ना? शुरुआती शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। कहाँ की पाठशाला में हुई? यानी गांव के स्कूल में हुआ। पारिवारिक कारणों से इन्हें शिक्षा के लिए, किस कारण से? पारिवारिक यानी फैमिली के कारण से इन्हें शिक्षा के लिए हिसार जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? कहाँ जाना पड़ा? हिसार हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। फैमिली के कारण, परिवार के कारण, पारिवारिक कारणों के कारण इन्हें शिक्षा के लिए कहाँ जाना पड़ा? हिसार जाना पड़ा। वहीं पर मतलब हिसार में ही हाई स्कूल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। हाई स्कूल में इन्होंने क्या प्राप्त की? शिक्षा प्राप्त की। विष्णु प्रभाकर के जीवन पर आर्य समाज, कौन समाज? आर्य समाज आगे पढ़ेगा। आर्य समाज। विष्णु प्रभाकर के जीवन पर आर्य समाज तथा महात्मा गांधी के, किसके? महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का गहरा प्रभाव है ना? विष्णु प्रभाकर के जीवन पर किसका? आर्य समाज का और महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का क्या है? गहरा प्रभाव है। महात्मा गांधी का जीवन दर्शन जानता है ना? किसी भी जीव के प्रति हिंसा मन में नहीं रखो, सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, है ना? किसी जीव को कष्ट मत पहुंचाओ। यानी महात्मा गांधी के बहुत सारे क्या है? जीवन दर्शन है ना? सत्याग्रह। साहित्य की विभिन्न विधाओं में देखो क्या है? साहित्य की विभिन्न विधाओं में, कौन सी में? साहित्य की विभिन्न विधाओं जानता है ना? साहित्य की बहुत प्रकार का विधा होता है। देखो ये विधा कौन सी है? ये हम बता चुके हैं कितनी बार। विधा माने होता है प्रकार, पढ़ाई लिखाई वाला, ज्ञान वाला ना। ये कौन सी है? विधा। वो होता है ऐसा वाला, इसका मतलब है ज्ञान, इसका मतलब है टाइप यानी प्रकार। साहित्य की बहुत सारी विधा होता है, जैसे कहानी, लेख, निबंध, एकांकी, संस्मरण, रेखा चित्र, बहुत सारा होता है ना? यात्रा वृत्तांत, बहुत प्रकार के, रिपोर्टाज, बहुत सा इसका क्या होता है? विधा होता है। कविता, ये सब इसके विधा के अंतर्गत आता है। किसके? साहित्य के विधा। तो साहित्य की विभिन्न विधाओं में यानी अलग अलग विधाओं में इन्होंने अनेक नए प्रयोग किए हैं, है ना? नया प्रयोग किया है। जैसे कहानी में, किसमें? कहानी में इन्होंने क्या किए? नए प्रयोग किए। कौन सी? नया प्रकार के कहानी क्या है? अच्छा चलो कोई बात नहीं है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में यानी कहानी में इन्होंने नए प्रयोग किए। उसके बाद उपन्यास में भी, कौन सी में? उपन्यास में, नाटक में, एकांकी में, स्केच में और रिपोर्टाज में इनकी रचनाएं हमें सर्वथा नई भावभूमि से परिचित कराती है। देखो एक प्रकार का कहानी तुम सब दिन सुनता होगा, है ना? और कोई नया प्रकार का कहानी आता है तो उसके प्रति क्या होता है? इंटरेस्ट अलग होता है। जैसे एक ही प्रकार का खाना तुम खा रहे हो
और उसी खाना को एक नए प्रकार से बनाया जाता है, हल्का सा उसमें चेंज करके, तो क्या लगता है, कुछ अलग सा लगता है ना। जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, स्केच और रिपोर्टाज में इनकी रचनाएं हमें सर्वथा यानी बराबर हमेशा नई भाव भूमि से परिचित कराती है। यानी ओहिमे एकरा कहानी में नयका भाव रहतु, कथी रहतु, नयका भाव रहतु। अंदर तोरा कहानी के हो ना अलग भाव हतु। निसंदेह यानी इसमें कोई शक नहीं है कि यह भावभूमि यथार्थ, आदर्श और स्वाभाविकता की टकराहट से उपजी हुई लगती है। कल से हम पहले एक बार संक्षेप में पढ़ेंगे, तब उसके बाद फिर दूसरा दिन हम एक ही साथ पढ़ते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा अच्छी होता है। कहानियों में कोमल क्षणों की मार्मिक संवेदनाएं मिलती है। इनकी कहानियाँ रोचक होने के साथ साथ संवेदनशील है ना, संवेदनशील भी है। इनकी कहानी क्या है, रोचक यानी मन भी लगेगा, और मन लगने के साथ साथ ये संवेदनशील भी है। कैसा है, संवेदनशील यानी तुम्हारी आत्मा को भी झकझोरने वाला है। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही यानी विष्णु प्रभाकर के रचना में शुरू से ही स्वदेश प्रेम, कौन सी, स्वदेश प्रेम यानी अपने देश से प्रेम, राष्ट्रीय चेतना है ना, और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है ना। इसकी रचना में कौन सी, स्वदेश प्रेम रहा है, राष्ट्रीय चेतना रहा यानी अपने देश के प्रति जागरूक होना, और समाज सुधार का स्वर रहा है ना। इस कारण इन्हें ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन भी बनना पड़ा, और इसके कारण ये जो कहानी रचना जो लिखता था उसमें स्वदेश प्रेम होता था, है ना, देश के प्रति जागरूकता होती थी, और समाज सुधार रहता था, है ना, समाज सुधार की चीज़ रहता था। और इसी कारण से इन्हें ब्रिटिश सरकार का, किस सरकार का, ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा, यानी अंग्रेज सरकार इसको क्या की, कष्ट दिए। ऐसा ही रचना के कारण अंग्रेज क्या चाहता था कि देश प्रेम न जागे लोगों में, है ना, देश प्रेम न जागे, समाज सुधार न हो, है ना, इसलिए वो इसको क्या किया, ऐसा रचना नहीं लिखने देता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, किसके बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 1947 के बाद। स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुआ, 1947 के बाद। कहाँ ध्यान हो, स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हम झंडा फहराते हैं, है ना। वो तो गणतंत्र लागू भेलै, संविधान लागू भेलै, वो दूसरा चीज़ है, और ये दूसरा चीज़ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रभाकर जी आकाशवाणी दिल्ली में रेडियो रूपक लिखने का कार्य करने लगे। रेडियो रूपकों के अतिरिक्त इन्होंने रंगमंचीय नाटक भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं यानी इनके प्रमुख लिखा हुआ चीज़ कौन कौन है, देखो, ढलती रात, ये बता चुके हैं, ढलती रात, स्वजयी उपन्यास है। संघर्ष के बाद क्या है, कहानी संग्रह। इनकी प्रमुख रचना क्या है, ढलती रात, स्वजयी। संघर्ष के बाद नव प्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, जाने अनजाने, आवारा मसीहा, है ना। ये सब क्या है, इनकी रचना, इनकी कृति है। आवारा मसीहा इनकी सर्वाधिक चर्चित कृति रही है। आवारा मसीहा, कौन मसीहा, आवारा मसीहा इनका सबसे ज़्यादा चर्चित यानी सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी भी लेकर, आवारा मसीहा। अष्टावक्र शारीरिक रूप से कमज़ोर एक ऐसा चरित्र है, पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका एक झलक दिखा रहा है। अष्टावक्र एक ऐसा जो है ना शारीरिक रूप से, अष्टावक्र शारीरिक रूप से कमज़ोर एक ऐसा चरित्र है, ऐसा पात्र है जिसका जीवन संघर्ष हिला देने वाला है ना। अष्टावक्र शारीरिक रूप से क्या है, बहुत ही कमज़ोर है ना, और उसका जीवन इतना संघर्ष वाला है कि, है ना, कि आदमी का आत्मा तक भी झकझोर देने वाला है। दिक्कत यह है
है ना। दिक्कत यह है कि तथाकथित सभ्य समाज के पास दिक्कत यह है कि है ना झूठ मूठ के सभ्य समाज, इस समाज सभ्य के सभ्य बताता असभ्य महा असभ्य, लेकिन कहल जाए एकरा कथी सभ्य समाज। जैसे पंडित को चोर को पंडित कहा जाए, जैसे चोर को साधु कहा जाए, उसी प्रकार का है। तो तथाकथित सभ्य समाज के पास इन जैसे के लिए कोई जगह नहीं। दिक्कत वाली बात यह है कि इन जैसे लोगों के लिए सभ्य जो समाज है उसमें कोई जगह नहीं। जहाँ पर इसको सहानुभूति मिलना चाहिए वहाँ पर इसको क्या मिलता है मालूम है ना, ताना मिलता है ना। चलो यहीं पर रहने देते हैं, गला दुखा जाएगा मेरा।